हेलो गाइस। आज हम हमारा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा मोस्ट और इम्पोर्टेंट। अगर आप एक बेटर अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो आज से जो रिलेटेड क्लासेस चलेगी वो कंप्लीट जीएसटी की चलेगी। और जीएसटी टॉपिक इतना मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके जरिए अकाउंटिंग होती है। मतलब अगर आपको जीएसटी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप अकाउंटेंट नहीं कहलाते हो। मान के चलिए आपको अकाउंटेंट की जॉब ही नहीं मिलने वाली है। तो इसीलिए आज से मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक ध्यान में रखिएगा। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 में चालू हुआ था। जुलाई 2017 में जीएसटी चलने लग गया था। उससे पहले और भी टैक्स चलते थे जैसे वेट, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, काफ़ी तरह अलग अलग तरह के टैक्स चलते थे, एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एजुकेशन। लेकिन गवर्नमेंट ने सोचा कि अलग अलग टैक्स बहुत सारे हो चुके हैं और आज के समय व्यापार पद्धति बहुत हार्ड हो चुकी है। मतलब व्यापार में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए काफ़ी सारे नियम याद रखने पड़ते थे। तो इसीलिए वर्तमान समय के अंदर गवर्नमेंट ने एक ही टैक्स लागू कर दिया जिसका नाम है जीएसटी। इसे अपन इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जैसे इनकम टैक्स, लेकिन ये इनकम टैक्स अलग है। ये वो टैक्स है जो सप्लाई के ऊपर लगाया जाता है। मतलब कोई भी व्यापारी किसी भी तरह की सप्लाई करेगा, अब वो सप्लाई चाहे गुड्स की हो चाहे सर्विसेज की हो। मतलब आपने सप्लाई करी है, आपने चाहे माल बेचा हो चाहे सेवा दी हो, ठीक है। मतलब आपकी तरफ से सप्लाई जा रही है तो आपको टैक्स लगाना है जीएसटी। अब कब लगाना है, इसके रूल के लिए आपको कुछ रजिस्ट्रेशन रूल पढ़ने पड़ेंगे जो कुछ इस तरह से है कि अगर आप सप्लायर हो, कौन हो, सप्लायर, और अगर आप सप्लायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर रहते हो, मतलब पूर्वोत्तर भारत में। और पूर्वोत्तर भारत की अगर मैं बात करूं तो 11 स्टेट आते हैं, जम्मू कश्मीर, मेघालय, मणिपुर, आसाम, सिक्किम, इस तरह के 11 स्टेट नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंतर्गत आते हैं। अगर आप उन स्टेट में व्यापार करते हैं और आपका टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है साल की टोटल सेल, कि जो आपका पिछला टर्नओवर है वो 20 लाख या 20 लाख से अबव है, ये आपको लगता है कि ये 20 लाख चला जाएगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। मतलब व्यापारी कहता है, गवर्नमेंट व्यापारी को गवर्नमेंट कहती है कि देख लाला, अगर तेरा रजिस्ट्रेशन 20 लाख रुपए तेरा टर्नओवर है तो आजा अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में करवा ले, और अगर कम है तो आपको कोई परेशान नहीं करने वाला। और बाकी जो बचा हुआ इंडिया है, रेस्ट ऑफ इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर अगर आप व्यापार करते हैं और आपका टर्नओवर 40 लाख या 40 लाख से अधिक जाता है, कितना, 40 लाख या 40 लाख से अधिक जाता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ये है हमारे रजिस्ट्रेशन के रूल कि भाई टोटल जितने भी स्टेट हैं, अगर आप पूर्वोत्तर भारत में रहते हो तो टर्नओवर 20 लाख, अगर आप बाकी भारत में रहते हो और आपका टर्नओवर 40 लाख है तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मतलब ये रजिस्ट्रेशन की लिमिट बांध दी कि भाई इतना है तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अब मैंने कहा चलो ठीक है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और मेरा टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है या होने वाला है, हो जाएगा, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना। अब कौन सा करवा लेना, तो रजिस्ट्रेशन आपको याद रखने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेगुलर डीलर, एक होता है रेगुलर डीलर, और एक होता है कंपोजिशन डीलर। तो इन दोनों के बारे में मैं अगर आपको समझाऊं तो रेगुलर डीलर के अंदर नियम होता है कि 40 लाख से अधिक आ गया तो ऑप्शनल है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, लेकिन अगर 1.5 करोड़ से अबव है तो जरूरी है रेगुलर का रजिस्ट्रेशन करवाना। ये नियम याद रखिएगा कि अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है और 1.5 करोड़ से कम है तो ऑप्शनल, मतलब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप रेगुलर वाला रजिस्ट्रेशन कराएं। और अगर आपका 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो रेगुलर वाला रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन पैन कार्ड आधारित होता है। अब आपको अगर सर ऑप्शनल है, मान लो यहाँ नहीं करवाया तो आप कंपोजिशन का रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। जो 1.5 करोड़ से नीचे जितने भी लोग हैं वो कंपोजिशन में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अब आप मुझे कहोगे सब पहले ये तो बताओ रेगुलर में और कंपोजिशन में डिफरेंस क्या है, कि कौन सा करवाना बेटर है, दोनों में चेंजेस क्या है।
तो आइए उनको समझते हैं। जो रेगुलर डीलर होता है उसके नियम पढ़ो। रेगुलर डीलर में सप्लाई करने की कोई भी लिमिट नहीं होती। आप करोड़ों अरबों रुपए की सप्लाई कर सकते हो, मतलब माल बेच सकते हो, आपका टर्नओवर कितना भी जाए गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेगुलर का सबसे बड़ा फायदा लिमिट नहीं है। दूसरा, इसके अंदर व्यापारी अपने जेब से कोई टैक्स नहीं देता, क्योंकि जब भी वो टैक्स देगा तो जैसे मान लो उसने कोई माल खरीदा, टैक्स दिया, तो जब व्यापारी माल बेचेगा तो उससे वापस भी तो टैक्स लेगा, तो पहले खुद का भर लेगा, फिर बचा हुआ गवर्नमेंट को देगा। मतलब उसने जेब से टैक्स नहीं दिया, उसने जो भी टैक्स दिया है वो आगे से लेकर ही गवर्नमेंट को दिया है। तो इसीलिए रेगुलर डीलर जेब से कोई टैक्स नहीं भरता। तीसरा, बस इतना ऑप्शन रहता है कि भाई जो रेगुलर डीलर है उसको डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, वो भी कंप्लीट। काहे कि टोटल टैक्स और टोटल डॉक्यूमेंट कि उसने कितना खरीदा, कितना बेचा, कितना टैक्स लिया, कितना टैक्स दिया, उसकी पूरी जानकारी वो मंथली रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को डिटेल अपलोड करेगा। ये थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ जाता है रेगुलर डीलर के अंदर कि भाई रेगुलर डीलर अगर आप हो और अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा है, किसी जिन कंपनियों का टर्नओवर ज़्यादा रहता है और जो ये माताफोड़ी कर सकते हैं कि भाई हाँ हम कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो रेगुलर में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अब आपकी कंपोजिशन में क्या होता है कि एक तो लिमिट हो गई 1.5 करोड़ की। सबसे पहला ऑप्शन तो ये लिख देता हूँ मैं कि इसके अंदर लिमिट है 1.5 करोड़ की। 1.5 करोड़ से ऊपर जाते हो तो आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा ही नहीं सकते। और इसके अंदर सबसे जो मेन है वो है 1% टैक्स पे करना। इसके अंदर व्यापारी कोई टैक्स नहीं देता, जबकि इसके अंदर व्यापारी 1% टैक्स देगा जितना उसने माल बेचा है। 3-3 महीने के अंदर गवर्नमेंट को चुकाना पड़ता है कि 3 महीने में टोटल कितने की सेल हुई कि इतने की, तो उसका 1% गवर्नमेंट को टैक्स चुका दो। आपको अगर सर इसमें तो वो आगे से लेता है तो कंपोजिशन आगे से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, कंपोजिशन आगे से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। इसको भी जानकारी देनी होती है लेकिन क्वार्टरली, जो मैंने बताया ना 3 महीने के एक साथ डिटेल भरो सेल की, और जितनी सेल हुई उसका 1% टैक्स गवर्नमेंट को चुका दो। लिमिट इसमें हो ही गई, कलेक्ट इसमें टैक्स कर नहीं सकता। तो जिनका टर्नओवर ज़्यादा जाने की संभावना है वो रेगुलर का ही करवाएं। और कुछ व्यापारी ऐसे हैं करे यार मुझसे नहीं होती इतनी माथाफोड़ी, ये रेगुलर में तो ये जानकारी देनी होती है, ये जानकारी देनी होती है, ये जानकारी देनी होती है, मेरा इतना टर्नओवर है भी नहीं, तो फिर वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन में करवा लेते हैं। मतलब गवर्नमेंट ने एक तरफ से छूट दी है कि भाई जो बड़े व्यापारी हैं वो तो रेगुलर में ही जाएं, लेकिन जो छोटे व्यापारी है तो वो रेगुलर में अगर जाएंगे तो उनको तो सारी जानकारी गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, माथाफोड़ी करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट कहती जा हम तेरे को इस माथाफोड़ी से दूर करते हैं, तो कंपोजिशन का रजिस्ट्रेशन करवा ले। कंपोजिशन में बस तू 1% टैक्स भुगत लेना, क्योंकि एक बार इधर अकाउंटेंट को भी तो फीस देता, माथाफोड़ी करता, तो इधर 1% टैक्स चुका देना। तो बस ये होता है रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर। तो आइए आगे समझते हैं हम रजिस्ट्रेशन करवाते समय रजिस्ट्रेशन की क्या क्या डिटेल होती है। तो रजिस्ट्रेशन के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पैन कार्ड नंबर। अगर कोई बाहर से आया हुआ है तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर उसको मिलता है जो वैलिड पासपोर्ट के जरिए होता है। केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे आपका आधार कार्ड, बिजली का बिल, एड्रेस प्रूफ, कुछ भी आपकी फ़ोटो। उसके अलावा अगर आप जो बिजनेस ओपन कर रहे हो, जो कंपनी ओपन कर रहे हो, रेंट एग्रीमेंट है तो रेंट, अगर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट हो तो प्रॉपर्टी, मतलब किस जगह आप ओपन कर रहे हो। उसके बाद आपकी कंपनीज की फ़ोटोज़ वगैरह होनी चाहिए, बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट जो होता है कंपनी के नाम से। तो इन डॉक्यूमेंट से आप अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा सकते हैं। gst.gov.in के ऊपर ऑप्शन आता है रजिस्टर टैक्स पेयर। ठीक है, आपको रजिस्टर टैक्स पेयर के नाम से ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मान लो मैंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो आपको कुछ कोड मिलेंगे जो 15 अंकों के होंगे, जिसमें शुरू के 2 कोड होंगे 08। ये आपके स्टेट कोड कहलाएंगे, जैसे राजस्थान है तो 08, दिल्ली है, सब पंजाब 03, हरियाणा 07, तो सबके अलग अलग कोड हैं। तो जो भी आपका स्टेट का कोड है 2 कोड वो होंगे। उसके बाद आपका पैन कार्ड संख्या होगी जो 10 डिजिट की होती है, और लास्ट के 3 नंबर जीएसटी नंबर कहलाएंगे। तो इस तरह से आपके टोटल जीएसटी नंबर होंगे, ये आपको नीचे नीचे दिख रहे हैं इस फॉर्मेट में 0888CR4477P1ZN, ये आपका जीएसटी नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो आपको हर बिल पर ये जीएसटी नंबर लिखना अनिवार्य होता है। अगर आपने किसी से माल खरीदा है तो उसके बिल के ऊपर ये जीएसटी नंबर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा।
ठीक है, तो इस तरह से आप जीएसटी नंबर आसानी से किसी के भी देख सकते हो। आगे चलते हैं कि सप्लाई टाइप टैक्स। मेरा कहने का मतलब है कि टैक्स कब लगाना है, कौन सा लगाना है। तो मैं आपको बता दूं, सप्लाई हमेशा स्टेट वाइज लगाई जाती है कि अगर सप्लायर मतलब माल बेचने वाला राजस्थान का है और माल खरीदने वाला भी राजस्थान का है, तो बिल के अंदर दो टैक्स लिखे जाते हैं। एक चीज़ तो मैं आपको बता ही दूँ, टैक्स हमेशा माल बेचने वाला लगाता है, क्योंकि बिल कौन बनाएगा, माल बेचने वाला। बिल कौन बनाएगा, माल बेचने वाला। तो माल खरीदने वाला तो उस टैक्स को देता है, तो वो इसको दो टैक्स देगा। बिल में दो टैक्स लिखे रहेंगे, एक एसजीएसटी और एक सीजीएसटी। इसको डेमो अगर करके दिखाऊं तो मान लो आपने कोई माल बेचा, माल है 100 रुपये का, तो माल की कीमत 100 रुपये, लेकिन माल पर अगर 20% टैक्स है तो 10% मतलब 10 रुपये एसजीएसटी जुड़ेगा और 10 रुपये सीजीएसटी जुड़ेगा। तो इस तरह से अब माल की जो कीमत हो जाएगी टोटल बिल की, वो हो जाएगी 120 रुपये। 10 रुपये एसजीएसटी का, 10 रुपये सीजीएसटी का। तो समझ गए अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि माल बेचने वाला राजस्थान का है, खरीदने वाला भी राजस्थान, मतलब सेम स्टेट के, तो ये दो टैक्स लगने हैं। ठीक है, और अगर माल बेचने वाला राजस्थान का लेकिन खरीदने वाला बाहर का है, तो अब आउट ऑफ स्टेट कंट्री हो गई, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई। वो हो गई लोकल सप्लाई, ये हो गई इंटर स्टेट सप्लाई। तो इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर केवल एक ही टैक्स लगाया जाता है, आईजीएसटी, जो सीजीएसटी और एसजीएसटी को जोड़ के लगा दिया जाता है। जैसे वही वाला समझ लो कि माल की कीमत 100 रुपये, 20% टैक्स है, तो केवल आईजीएसटी ही लगना है और माल की कीमत हो जाएगी वही 120 रुपये। मतलब अब अगर आप माल चाहे लोकल में बेचो चाहे बाहर से बेचो, टैक्स हमेशा एक ही लगना है। खरीदने वाले को टैक्स उतना ही देना है जितना उस पर टैक्स है। ठीक है, क्योंकि जो टैक्स की रेटें हैं वो भी फिक्स है। 3% के कुछ आइटम 3% के हैं, कुछ आइटम 5% के हैं, कुछ आइटम 12% के, कुछ 18% के और कुछ 28% के। ये जीएसटी के अंदर टैक्स के स्लैब रेट हैं और इसी स्लैब रेट के अनुसार टैक्स लगाए जाते हैं। अब अपन एक और चीज बात करते हैं। आज के समय में जब माल बिकेगा और माल का कोड डालना बिल पर अनिवार्य हो चुका है। अगर आप कोई माल बेचते हैं तो माल पर आपको एचएसएन कोड लिखना अनिवार्य है। ये उस माल की पहचान करने के लिए है। जैसे मान लो आपने एलईडी बेची, अब एलईडी पे तो 18% कोड टैक्स है, लेकिन आपको नहीं पता, आपने उस पर गलती से 12 लगा दिया, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि भाई आपने गलत टैक्स लगाया। क्योंकि एलईडी तो कोई एलईडी भी लिख सकता है, कोई सैमसंग एलईडी भी लिख सकता है, कोई केवल सैमसंग स्क्रीन भी लिख सकता है। तो इसीलिए माल को और सेवा को कोड देना अब अनिवार्य हो चुका है। आप माल को कोड देंगे जो 2 डिजिट, 4 डिजिट और 8 डिजिट के होंगे, और सर्विस में भी सर्विस अकाउंटिंग कोड होंगे। ठीक है, तो ये अब कोड लिखना अनिवार्य हो चुका है। ठीक है, तो अब आप जब अकाउंटिंग करोगे कि भाई आज से मैं टैली में अकाउंटिंग करूंगा, तो जब बिल आएंगे उस बिल में टैक्स कैसे लिखा हुआ आएगा, तो मैं आपको बता दूं। अगर आप माल खरीदोगे तो माल खरीदते समय आप टैक्स दोगे, उसको इस तरह से लिखेंगे कि मैंने माल खरीदते समय इनपुट एसजीएसटी दिया, इनपुट सीजीएसटी दिया, अगर लोकल में सप्लाई किया है तो, अगर बाहर से सप्लाई ली है तो इनपुट आईजीएसटी। इनपुट मतलब माल खरीदते समय दिया गया टैक्स, और माल बेचा तो आपने ले लिया होगा टैक्स आगे से, तो उसको आउटपुट बोलेंगे। तभी तो बैलेंस शीट में ध्यान रहेगा कि कितना टैक्स हमने लिया है, कितना टैक्स हमने दिया है, वो पूरी जानकारी आपकी इस खातों के थ्रू मेंशन करेगी। ठीक है, और जब ये महीना पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आपने जितना टैक्स लिया, जितना टैक्स दिया, उसका हिसाब किताब होकर एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, तो हम यही तक आज इस जीएसटी की डिटेल को समझते हैं। एक बार आप वापस इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पता चले कि भाई टैक्स किसको लगाना है, कि भाई जिनका रजिस्ट्रेशन का नियम लगता है। अब लगता है तो कौन सा रजिस्ट्रेशन करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो उसके बाद कब कब कौन सा टैक्स लगाना है, एसजीएसटी लगाना है, सीजीएसटी लगाना है कि आईजीएसटी लगाना है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। अब मैं अगर आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसके अंदर एक बात का और ध्यान रखिएगा, जो आपका टैक्स लाइबिलिटी होता है, एक और टैक्स होता है यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी क्या होता है, अचानक मुझे याद आ गया तो मैं आपको समझा देता हूँ। यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरीज। यूटीजीएसटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। समझ चुके होंगे आप। भारत में लगभग 9 हो चुके हैं शायद,
लद्दाख भी शामिल हो चुका है। तो कुल मिला के अभी तक चलो 7 या 8 मान लेते हैं, 8 अपने केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे दमन द्वीप, अंडमान निकोबार, दिल्ली। तो इस तरह से कुछ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उन्हें हम स्टेट नहीं कह सकते। तो जो स्टेट होता है उन पर ये SGST लगता है। लेकिन अगर हमारे स्टेट नहीं है और वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो ऐसे के अंदर टैक्स लग जाएगा यूनियन टेरिटरी, मतलब UTGST। वहाँ SGST को हटा के इसकी जगह बस UTGST लिख देंगे। UTGST कब हुआ? जब यहाँ पर मान लो अंडमान निकोबार में बेचा या अंडमान निकोबार में खरीदा, मतलब माल बेचने वाला उस जगह का है जिसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। माल बेचने वाला दमन द्वीप, अंडमान निकोबार, ठीक है, उस चंडीगढ़, तो मान लो चंडीगढ़ का है, ठीक है, तो उस जगह का है जहाँ UTGST लगेगा, फिर वहाँ SGST काउंट नहीं होगा। मतलब टैक्स तो वही हो गया स्टेट का ही, उसे अपन यूनियन टेरिटरीज बोल सकते हैं। तो आया समझ में? तो इस तरह से हम GST का इंट्रोडक्शन देखते हैं। आप एक बार वापस इसको देखिएगा, क्योंकि टैली में जब तक आप एक चैप्टर को 2 या 3 बार नहीं देखोगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज की वीडियो यही